नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। सावन के पहले सोमवार पर सीएम धामी ने की महादेव की पूजा अर्चना, शिवलिंग पर चढ़ाया जल। प्रदेश में सुख शांति और विकास को लेकर की कामना। सावन का पहला सोमवार आज मंदिरों में लगी भक्तों की भारी भीड़, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड को लेकर सम्मान समारोह में पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी, कहा जनता का समर्थन हमारी ताकत। सीएम धामी ने मुख्य सचिव को दिए निर्देश, राष्ट्रीय खेलों के ढांचे के प्रभावी उपयोग की योजनाएं बनाएं। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में बढ़ा हवाई सेवा का दायरा, गौचर व चिन्यालीसौड़ में उतर सकेंगे छोटे एरोप्लेन। 10वीं 12वीं के फेल छात्रों को मिला पास होने का मौका, 4 से 11 अगस्त के बीच होगी बोर्ड की परीक्षा, बनाए गए 97 केंद्र। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। नैनीताल से अहम खबर आपको हम बताते हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। राज्य निर्वाचन आयोग को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत। पंचायती राज एक्ट के मुताबिक चुनाव कराए आयोग और हाईकोर्ट ने 2 जगह वोटर के नामांकन को नहीं माना था सही। हाईकोर्ट के आदेश से एक बार फिर मची खलबली। हाईकोर्ट ने चुनाव पर नहीं लगाई है कोई रोक, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हाईकोर्ट ने नहीं लगाई है कोई रोक, पंचायती राज एक्ट के मुताबिक चुनाव कराए आयोग की बड़ी जानकारी सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता दें, हाईकोर्ट ने 2 जगह वोटर के नामांकन को नहीं माना था सही। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। हाईकोर्ट के आदेश से एक बार फिर से खलबली मची है। हाईकोर्ट ने चुनाव पर नहीं लगाई है कोई रोक, अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। हाईकोर्ट ने 2 जगह वोटर के नामांकन को नहीं माना था सही। ऋषिकेश में सावन का पहला सोमवार शिव भक्तों के लिए आस्था और भक्ति से ओतप्रोत रहा है। उत्तराखंड के पौराणिक नीलकंठ महादेव मंदिर में आज लाखों श्रद्धालुओं ने गंगाजल से भगवान शिव का जलाभिषेक किया। देश भर से आए कांवड़िए रविवार रात से ही मंदिर की ओर कूच कर चुके थे और सोमवार सुबह 3 बजे से ही मंदिर परिसर में लंबी लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई थी। सुबह होते ही हरिद्वार और ऋषिकेश में गंगा स्नान के बाद भक्तों ने पैदल यात्रा करते हुए नीलकंठ पहुंचना शुरू किया। पूरा इलाका हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों से गूंज उठा। नीलकंठ महादेव के अलावा ऋषिकेश के तमाम शिव मंदिरों में ही भक्तों की भीड़ उमड़ी। भक्तों ने बेलपत्र, धतूरा, आक भांग और गंगाजल से भगवान शिव का जलाभिषेक कर अपनी आस्था प्रकट की है। कांवड़ यात्रा ने रफ्तार पकड़ ली है। हरिद्वार से गंगाजल लेकर लाखों कांवड़िए अपने अपने गंतव्यों के लिए रवाना हो चुके हैं। इस बार कांवड़ यात्रा में एक अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है। कांवड़िए इस बार प्लास्टिक कैन की जगह स्टील के मटकों में गंगाजल भरकर ले जा रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि कांवड़ियों में ज्यादा से ज्यादा जल ले जाने की होड़ से लगी हुई है। कोई 51 लीटर, कोई 101 लीटर तो कोई 281 लीटर तक गंगाजल लेकर पैदल यात्रा पर निकल पड़ा है। कांवड़ यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे श्रद्धा का सैलाब भी आगे बढ़ता जा रहा है। मंगलौर से गुजर रहे हाईवे पर हर तरफ कांवड़ियों की भीड़ दिखाई दे रही है। इस बार की यात्रा में एक नया ट्रेंड सामने आया है। श्रद्धालु अब सिंगल यूज प्लास्टिक कैन के बजाय पर्यावरण अनुकूल स्टील के मटकों का इस्तेमाल कर रहे हैं।
कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है। लाखों की संख्याओं में शिव भक्त जल लेने हरिद्वार पहुंच रहे हैं। इस वक्त हम दिल्ली हरिद्वार हाईवे 334 पर खड़े हैं। यहाँ काफी संख्या में कांवड़िए जल लेकर वापस अपने गंतव्य स्थान पर जा रहे हैं। लेकिन इस बार बात करें जल ले जाने की, तो इस बार सिंगल यूज प्लास्टिक का कम यूज हो रहा है और अधिकतर कांवड़िए स्टील के मटकों में लेकर जल जा रहे हैं। जैसे कि देखा जा सकता है, ये राष्ट्रीय राजमार्ग 334 से काफी संख्या में यहाँ कांवड़िए जल लेकर अपने गंतव्य स्थानों पर जा रहे हैं। और आपको दिखाना चाहूंगा, जैसे कि ये कांवड़िया आ रहा है, जल लेकर जा रहा है, स्टील के मटकों में लेकर जा रहे हैं। काफी जल होगा, करीब 51 लीटर यहाँ जल होगा। सिंगल यूज प्लास्टिक कम यूज भोले कर रहे हैं और एक ट्रेंड सा बन गया है कि स्टील के मटकों में ही जल लेकर यहाँ से ले जा रहे हैं। कोई कांवड़िया 51 लीटर तो कोई 101 लीटर, यहाँ तक कि 281 लीटर तक जल लेकर कांवड़िया अपने गंतव्य स्थानों पर जा रहे हैं। और ये ट्रेंड बन गया है, कांवड़िया ज्यादा से ज्यादा जल लेने का एक ट्रेंड बन गया है। जैसे ये कांवड़िया, ये भी काफी मात्रा में यहाँ से जल लेकर जा रहा है। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ जितनी भी कांवड़ रखी है, जल रखी है, ये सारे स्टील के मटके हैं और काफी मात्रा में ये दिल्ली का भोले है, कांवड़ लेकर जा रहे हैं। और भोले, आपके कांवड़ कहाँ है? अच्छा भोले, आप कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कितने लीटर जल लेकर जा रहे हैं? 12 लीटर जल रहा है, दिल्ली से आ रहे हैं, दिल्ली रोनी सकते हरिद्वार से दिल्ली। अच्छा भोले, जब खराब मटके में जा रहे हैं जल लेकर, काफी मात्रा में जल लेकर जा रहे हैं। ट्रेंड बन गया, कोई 51 लीटर लेकर जा रहा है, कोई 101 लीटर जा रहा है। मन की इच्छा है, भोले बाबा की इच्छा है। तो ये कांवड़िया है, इनका यही कहना है कि भोले बाबा की इच्छा है। और कोई कांवड़िया 151 लीटर लेकर जल जा रहा है। काफी मात्रा में यहाँ कांवड़िए पहुंचे हैं और धीरे धीरे हाईवे पर कांवड़ियों की संख्या बढ़ती जा रही है। ये भी मटकों में काफी मात्रा में जल रखा है। अब ये ट्रेंड बन गया है और सिंगल यूज प्लास्टिक का कम यूज कर रहे हैं कांवड़िए और स्टील के मटकों में पानी ले जाने का ट्रेंड बढ़ गया, उसका यूज ज्यादा कर रहे हैं। मंगलोर से के न्यूज के लिए अखिल एम। हरिद्वार के सुमननगर क्षेत्र में टिहरी पुनर्वास की करीब 10 बीघा सरकारी जमीन पर बनी एक अवैध मजार को लेकर विवाद गहराता ही जा रहा है। हिंदू संगठनों ने इसे लेकर मोर्चा खोल दिया है। हिंदुवादी नेता साध्वी प्राची ने एक खास चैनल से बातचीत के दौरान बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर प्रशासन ने जल्द कार्रवाई नहीं की तो कांवड़ यात्रा खुद मजार को हटाने को मजबूर होंगे। साध्वी प्राची ने उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन लैंड जिहाद की सराहना करते हुए कहा कि सुमननगर सहित कई स्थानों पर बनी अवैध मजारें अभी भी प्रशासनिक कार्रवाई की प्रतीक्षा में है। उन्होंने दो टूक कहा कि सनातन धर्म की सबसे बड़ी यात्रा कांवड़ यात्रा में किसी भी तरह का जिहादी दखल बर्खास्त नहीं किया जाएगा। ये वैसे तो धामी जी बहुत अच्छा काम उत्तराखंड के अंदर कर रहे हैं, अवैध मजारों को भी हटाया गया। लेकिन सुमननगर के अंदर मुझे पता चला है कि 12 बीघा जमीन में सुमननगर के अंदर है, तो उसमें भी इन्होंने मजार बनाई है। शासन प्रशासन जल्दी से जल्दी उस मजार को हटाए, नहीं तो मेरी बात हुई है, कांवड़िया उनको अपने आप देख लेंगे। हम भी उसे हटाने में मदद करेंगे, क्योंकि अवैध मजारें उत्तराखंड के अंदर नहीं होनी चाहिए। एक ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और जोर पकड़ने लगा है। सभी पार्टियों के समर्पित उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। तो वहीं बात करें उत्तराखंड क्रांति दल की, तो उसने भी जीत का दावा ठोका है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता शिवनारायण ने उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय उपाध्यक्ष जयप्रकाश उपाध्याय से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय कार्यालय में और हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय उपाध्यक्ष जयप्रकाश उपाध्याय जी। उनसे जानेंगे कि जो इस वक्त जो पूरे प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर के चर्चा का माहौल गर्म है, जो जिस तरीके से हर पार्टियां चुनाव की तैयारी कर रही है, वो अपने मैदान में उतारे हैं, तो यूकेडी की क्या किस तरीके की तैयारी है,
क्या उनको संभावना है, इन सब बातों को लेकर के विस्तार से करेंगे उनकी चर्चा। सर, जिस तरीके से और पार्टियां भी अपने जो पंचायत चुनाव चल रहे हैं उसमें अपने कैंडिडेट उतारे, तो यूकेडी किस तरीके से इसको देखती है? देखिए, इस समय जो पूरे प्रदेश में माहौल है उस समय उससे ये लग रहा है कि क्षेत्रीयता इस चुनाव में हावी है, और क्षेत्रीयता हावी होने के कारण आप लोग सब समझते हैं कि जो पहाड़ों में जिस उद्देश्य को लेकर हमने राज्य का निर्माण कराया था वो आज अधूरा है। गांव का जो विकास, प्राथमिकता इकाई, हमारी प्राथमिक इकाई थी गांव का विकास, उस पर हम लोगों को ध्यान नहीं दे पाए। केवल राजनीति का अखाड़ा बनाकर क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत और प्रधानों की राजनीति की गई है। तो अब इस बीच में हुआ क्या कि जल जंगल जमीन की जो लड़ाई थी वो माफिया गांवों तक हावी हो गए। हमारा पलायन जो था, पलायन हम रोकने में नाकाम रहे। हमारे प्रधान बनने लायक वहाँ पर लोग नहीं थे, लेकिन आज जो पढ़े लिखे युवा हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, चुनाव में जो प्रतिभाग करने के लिए जिन लोगों ने इस बार आवेदन किया, हमारे कार्यालय में इतने अच्छे पढ़े लिखे लोग आए और उन्होंने कहा कि आपको हमें आपका समर्थन चाहिए, उपरांत का समर्थन चाहिए। तो इस बार बड़ा अच्छा लगा कि उत्तराखंड क्रांति दल के पास लोग आए और उन्होंने कहा कि हम आपकी विचारधारा को अडॉप्ट करते हुए आपका समर्थन चाहते हैं। तो उत्तराखंड क्रांति दल ने ये बात अलग है कि हम लोग उसको सूचीबद्ध करने में इतने लोग आए कि उनको सूचीबद्ध ही नहीं कर पाए अब तक। हमारे कार्यालय में आप देख ही रहे हैं कि इतनी भीड़ है कि कौन कहाँ पर से है प्रत्याशी, कहाँ से वापस लेना है, कहाँ पर से उनको लड़ना है, ऐसा बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। लेकिन ये बात अच्छी ये जाती है कि प्रदेश में जो निम्नतम इकाई हैं उन पर क्षेत्रीयता भावना जागी है और वो गांव के विकास के लिए तत्पर है। जिस तरीके से प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में दो पार्टियां हैं जो नेशनल पार्टियां हैं, उनको कैसे टक्कर दे पाएंगे? उनके जो लोगों के बीच में उनके प्रति कैसे अपनी तरफ उनको खींच पाएंगे? देखिए, ये बात चुनाव में जो विधानसभा और लोकसभा में अलग बात होती है, लेकिन ये जो हमारे गांव के चुनाव होते हैं, अपने घर के चुनाव होते हैं, इन पर हम अपने गांव के विकास पर, उनके आधारित गांव के आधारित विकास पर वोट करते हैं। और हमारी परेशानियां सबसे ज़्यादा अगर यदि देखा जाए तो उन्हीं परिवेश क्षेत्र में है जो ग्रामीण क्षेत्र हैं। हमारे गांव आज भी वैसे ही हैं, अमौन स्थिति वैसी जैसे राज्य बनने से पहले थी वैसे ही हैं, ऐसा जनता समझ चुकी है। निश्चित तौर पर क्षेत्रीयता पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल का वर्चस्व आज नहीं तो कल होगा, और ये जब हमारा वर्चस्व आएगा तो ये जनता का वर्चस्व होगा, जनता की सरकार होगी। जनता के जो इरादे हैं, जो उनके वो अपना प्रदेश को बनाना चाहते हैं, अपने गांव को बनाना चाहते हैं, अपने क्षेत्र को बनाना चाहते हैं, वो उनकी सरकार होगी। ये इस उद्देश्य के साथ में निश्चित तौर पर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे उत्तराखंड क्रांति दल को प्राथमिकता आप लोग देते हैं। और निश्चित तौर पर बहुत सारे मीडिया लोग हमारे को जो हमारे उद्देश्य थे राज्य बनने के, उनको बार बार दिखाते हैं। तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय उपाध्यक्ष जयप्रकाश उपाध्याय जी, जिन्होंने हमारे सवालों का बेखूबी से जवाब दिया। मैं शिवनारायण अपने सहयोगी शुभम चौहान के साथ, के न्यूज इंडिया, देहरादून। हरिद्वार के कनखल स्थित दक्षेश्वर महादेव मंदिर में सावन के पहले सोमवार को आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। मान्यता है कि सावन के पहले महीने में भगवान शिव अपनी ससुराल कनखल में निवास करते हैं और यहीं से सृष्टि का संचालन करते हैं। इसी आस्था के चलते हजारों श्रद्धालु सुबह से ही मंदिर की परिक्रमा कर जलाभिषेक के लिए लंबी कतारों में खड़े नजर आए। हर हर महादेव के जयघोषों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। मंदिर परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। पुलिस बल, सुरक्षाकर्मी और सीसीटीवी निगरानी के जरिए हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। आज की व्यवस्था भी ठीक है। पहले जो एक चक्र बना रखा था, ऐसा लगता था कि इससे ही पहले पार पाए तो आगे व्यक्ति रह जाए। आज यहाँ पर बहुत अच्छा लगा कि बड़ी सुगमता से दर्शन हो रहे हैं और अंदर भी जो पुजारी गण है वो भी बड़ा सहयोग कर रहे हैं व्यवस्था बनाने में। और ये हमारे भोलेनाथ जी की ससुराल मानी जाती है और इसकी प्राचीन मान्यता है, शास्त्रों में बहुत प्राचीन है। और यहाँ पर हर एक व्यक्ति में सौभाग्य समझता है अगर सावन में कम से कम यहाँ पे आ जाए, क्योंकि ये मान्यता है कि यहाँ पर सावन के महीने में भोलेनाथ जी स्वयं विश्राम करते हैं और यहाँ लोगों को एक
पुण्य प्रदान करते हैं। दर्शन तो अच्छे हुए हैं और सावन का पहला दिन है, बारिश भी बहुत हो रही है, बस भीड़ है बहुत ज़्यादा। किस तरह से पूजा अर्चना की आपने, कैसे? पूजा अर्चना कुछ नहीं, भोले हैं हमारे, एक लोटे जल में मान जाते हैं बस। बड़ा ही पवित्र स्थान ही हाँ है। जी भगवान शंकर की ससुराल कहा जाता है। जी। ऐसी माहौल कैसा है, उत्साह कितना है श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए? उत्साह तो दिखाई दे रहा है आपको, कितनी लंबी लाइन है। लाइनों में लग के दर्शन कर रहे हैं। हाँ जी। आपको कैसे दर्शन हुए सुबह सुबह? अच्छे दर्शन हुए हैं, बहुत मन खुश हो गया। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां पर एक और रिश्तों की हत्या जैसे मामले समाज को झकझोर रहे हैं, तो वहीं मोदीनगर की आशा ने अपने दिव्यांग पति के लिए आस्था और प्रेम की ऐसी मिसाल पेश की है जो पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई है। आशा ने अपने पति सचिन को कंधों पर बिठाकर 170 किलोमीटर की यात्रा तय कर हरिद्वार के कनखल स्थित दक्षेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक किया। सावन के पहले सोमवार को ये जोड़ी जब मंदिर पहुंची तो भक्तों की भीड़ में भी अलग ही श्रद्धा और भावनाओं की लहर दौड़ गई। दिव्यांग सचिन ने बताया कि वो हर साल इस पवित्र यात्रा को करते हैं ताकि उनके जीवन में सुख शांति और स्वास्थ्य बना रहे। जहां एक तरफ रिश्तों की कड़वाहट डराती है, तो वहीं आशा और सचिन की भक्ति और समर्पण की ये कहानी ये साबित करती है कि आस्था में अब भी अपार शक्ति और सच्चा प्रेम जीवित है। तो सफ़र हम हर की पैड़ी से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आधे तक मैं हर की पैड़ी से आ गई, ये बोले चलो वहाँ भी चलते हैं, तो हम इधर जल चढ़ाने के लिए आ गए। और फिर से हर की पैड़ी से ही हमें जल उठाना है, फिर वहाँ से हमें अपने घर के लिए निकलना है। कठिनाई तो बहुत हो रही है, लेकिन बस भोलेनाथ जैसा साथ दे दिया, जैसे एक उम्मीद जगा दी अंदर, तो उस उम्मीद को बस तोड़े नहीं, वो उम्मीद हमारी जैसी है ऐसी चलती रहे। मैं मोदीनगर के पास बखरवा गाँव में। हाँ, ये है कि हर की पैड़ी से बाबा गोशालनाथ के मंदिर पे कंधे पे बैठा के ले जाने का इरादा पूरा पक्का बना रखा है। और मैं मना कर रहा हूँ बार बार कि बहुत लंबा सफ़र है, 170 किलोमीटर का सफ़र है, लेकिन ये कह रही है कि मैं लेके जाऊँगी। बस यही कहना चाहूँगा मैं तो, देखो कि धन्यवाद मेरे ऐसे हैं जो मुझे ऐसी पत्नी मिली। धर्मनगरी हरिद्वार में सावन के अवसर पर जहां रंग बिरंगी कांवड़ें श्रद्धालुओं का ध्यान खींच रही हैं, तो वहीं ऑपरेशन सिंदूर कांवड़ ने सबका विशेष ध्यान आकर्षित किया है। ये कांवड़ हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को समर्पित की गई। देशभक्ति और आस्था के सद्भुत संगम को देखकर बड़ी संख्या में लोग जुट रहे हैं। कांवड़ यात्रा लेकर पहुंचे एक श्रद्धालु ने कहा कि ये मेरी ओर से शहीदों को श्रद्धांजलि है, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश की रक्षा करते हुए प्राण त्यागे। हरिद्वार की गलियों में जब बम बम भोले के जयघोषों के साथ देशभक्ति के सुर मिलते हैं, तो ये यात्रा सिर्फ धार्मिक नहीं रह जाती, बल्कि राष्ट्रीय भावनाओं से भी गहराई से जुड़ जाती है। मेरे मन में आगे नहीं, कुछ अलग करके देते हैं। इस बार थोड़ा सा आर्मी को डिटेक्ट करेंगे ये वाली कावड़, तो इसलिए आर्मी के लिए हम लेके आए, एयरफोर्स आर्मी और आर्मी को। हाँ बिल्कुल, उसी के लिए लेके जा रहा हूँ कि थोड़ा सा उनके यादों में, अपने बेकसूर लोग अभी एक्सपायर हुए, अपनी आर्मी भाइयों ने बहुत अच्छा सपोर्ट दिलाया, ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल बनाया, तो उन्हीं की याद में थोड़ा सा ये लेके जाऊँ। कहाँ से कहाँ जाएंगे? मैं दिल्ली द्वारका पालम जाऊँगा। उनके परिवार को क्या कहना चाहिए? परिवार को यही, देखो उनको यही बोलना चाहूँगा कि आर्मी हमारी जब तक है तो आप बेफिक्र होकर रहिए। जब तक हमारी आर्मी हमारे साथ कुछ भी नहीं हो सकता। ये जितने भी आर्मी के हमारे भाई है, तो हमारे जो जितने भी एक्सपायर हुए हैं पुलवामा पहलगाम में, तो हमेशा अपना आराम से रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसकी फोटो लगा रखी है आपने? फोटो ये BSF है और हमारी एयरफोर्स आर्मी है, जो दोनों ऑपरेशन में सबसे लाभदायक और सबसे बढ़िया आर्मी थी हमारी। हरिद्वार के ग्राम सलेमपुर महदूद स्थित आंगनवाड़ी केंद्र संख्या 20 में बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहाँ बच्चों और गर्भवती महिलाओं को दिए जाने वाले मुख्यमंत्री योजना के तहत मिलने वाले दूध और दवाइयां एक्सपायर पाई गई हैं। ये दवाइयां और दूध कई महीने पहले ही समाप्त हो चुके थे। इस बात की जानकारी मिलते ही गांव में हड़कंप मच गया और स्थानीय लोगों ने केंद्र की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं।
देहरादून के मॉल ऑफ देहरादून में दलाई लामा जी के 90वें जन्मदिवस के शुभ अवसर पर कलर्स ऑफ तिब्बत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, अमृता माता मोहना कुमारी और तिब्बती सेटलमेंट ऑफिसर तस्वावांग फुटसोंग उपस्थित रहे। इस मौके पर दलाई लामा जी के जन्मदिन को करुणा वर्ष घोषित किया गया। कार्यक्रम में करुणा, प्रेम, दया और माफी के संदेश को प्रमुखता से दर्शाया गया है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने उत्तराखंड का नया मानचित्र लॉन्च किया, जिसमें प्रदेश के लोकप्रिय पर्यटन स्थल भी शामिल है। हमें कोई भी फीडबैक्स हो तो देहरादून जो हमारी डोन बेकरी एसोसिएशन है, हम लोग महाराज जी से बोला कि महाराज जी हमने इंटरनेट पे बहुत रिसर्च करी, पर्टिकुलरली टिबेटन कोई पेस्ट्री या कोई ऐसी चीज वहाँ के लैंड से हमें नहीं मिल रही है, तो आप हमें हेल्प करिए कि कैसे। श्री सोनम, आज हम मॉल ऑफ देहरादून में आए हुए हैं और 14वें दलाई लामा का जो 90th बर्थडे है वो मना रहे हैं। उसमें यहाँ पर सेरेमनी हो रही है और मॉल ऑफ देहरादून में कलर्स ऑफ तिब्बत दिखाई जा रहे हैं। इसमें तिब्बत का भोजन, तिब्बत की संस्कृति और तिब्बत की झलक देखने को मिल रही है। हम उत्तराखंड में जब छोटे थे तो हम भेड़ों को जाता देखते थे जिनके अगल बगल में पोटलियां होती थी अनाज की, और तिब्बत से नमक, हमारे सेंधा नमक जो है, पिंक सॉल्ट जो है, हमारे उत्तराखंड में आता था। तो तिब्बत और हमारे उत्तराखंड का बड़ा पुराना रिश्ता है। तो आज यहाँ पर हमने एक पेस्ट्री लॉन्च की है, टिबेटन पेस्ट्री लॉन्च की है, जिसमें गोजी बेरी है, सीबक थॉर्न है और उसमें तिब्बत का फ्लेवर है। अगली खबर है कोटद्वार से, जहां पर उत्तराखंड में सड़कों पर आवारा घूम रहे गोवंश आज सबसे बड़ी समस्या के रूप में सामने आ रहे हैं। उत्तराखंड के 13 जनपदों में शायद ही कोई जनपद ऐसा हो जहां आवारा गोवंशों की समस्या से लोग परेशान ना हो। इसी बात को देखते हुए उत्तराखंड गौ सेवा आयोग हर जिले में 7 से 8 गौशालाओं का निर्माण करवा रहा है, ताकि आवारा सड़कों पर घूम रहे गोवंशों को इन गौशालाओं में रखा जा सके। उत्तराखंड गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष पंडित राजेंद्र अंतवाल ने कहा कि सरकार आवारा गोवंशों को लेकर गंभीर है, क्योंकि लोगों ने तो अब ऐसी स्थिति हो गई कि छोटे 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 बच्चों को भी सड़क पर छोड़ दे रहे हैं। तो उससे क्या है, यातायात भी बाधित हो रहा है, उनको भी चोटिल हो रहे हैं। तो अभी मैं कुमाऊं दौरा पे था, हर जनपद में 8-8, 10-10 गौशालाएँ नई बन रही हैं। और यहाँ पौड़ी में भी, अभी कोटद्वार में भी एक नंदी शाला के लिए झंडी चौड़ में ज़मीन की फाइल गई हुई है और जल्दी उसका भी डीएम के यहाँ गई हुई है, वो भी शासन से हो जाएगी। तो ऐसे ही पूरे जिलों में हो रहा है, तो आगे गौशालाएँ और बनने जा रही हैं। अगली खबर मंगलौर से है, जहां पर कांवड़ यात्रा के दौरान ध्वनि प्रदूषण और ट्रैफिक अवरोध की लगातार मिल रही शिकायतों के मद्देनजर हरिद्वार पुलिस ने डीजे संचालकों पर सख्ती शुरू कर दी है। एसएसपी हरिद्वार के द्वारा स्पष्ट गाइडलाइन जारी की गई है कि डीजे बजाने के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर न केवल कार्रवाई की जाएगी, बल्कि ऑपरेटर और आयोजन समिति के जिम्मेदारों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की जाएगी। इसी क्रम में मंगलौर क्षेत्र के प्रसिद्ध कासना डीजे के मालिक उमेश कुमार को पुलिस ने नोटिस जारी कर नियमों के अनुपालन का निर्देश दिया। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का